Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. How are you all students? I hope आप सब अपने घर पे बैठ के इन वीडियो लेक्चर्स को खूब एंजॉय कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के पार्ट 11 की, यानी कि ये लेसन है लेसन नंबर 11. लेसन 11 में आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के और वोकैबुलरी के कुछ टॉपिक्स के बारे में. तो क्या आप तैयार हैं इस लेसन के लिए? वेल डन. तो आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो ग्रेड 6, हम सब जानते हैं कि हमारे इस यूनिट का जो टाइटल है वो है लायंस एंड टाइगर्स, यानी कि हम वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं. हम अब तक जितनी भी रीडिंग टेक्स्ट और वोकैबुलरी को डिस्कस कर चुके हैं वो सब थी लायंस एंड टाइगर्स के बारे में, नो अदर वाइल्ड लाइफ. ऑलराइट, इसके अलावा एक बात मैं आपको बताती चलूं कि हमने साथ साथ इमोशंस को भी स्टडी किया है कि ह्यूमन लाइफ के और ह्यूमन बीइंग्स के, और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं इनके क्या क्या इमोशंस होते हैं, किस तरह से इमोशंस ह्यूमन के और एनिमल्स के यानी लायंस एंड टाइगर्स के आपस में रिलेट कर रहे हैं. तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो भी है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारा ये टॉपिक है लेसन नंबर 11, पेज 142 पे जो रीडिंग का पार्ट दिया गया है जिसका टाइटल है ये पुटिंग टेक्स्ट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये एक बहुत बड़ा सा वर्ड है, इट्स अ माउथफुल ऑफ वर्ड. मैं इस वर्ड को आपके लिए चॉप डाउन करूंगी सिलेबल वाइज. तो लुक एट दिस वर्ड. CH will give us the sound of K, क्रोनोलॉजिकल. ठीक है, मैंने इस वर्ड को स्प्लिट कर दिया किसमें? सिलेबल वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब इसका मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस लेसन के मिड में जाके. ऑलराइट, तो अब हमें ये पता चल गया कि जो रीडिंग हमने करनी है जो कि पेज 142 पर है वो है पुटिंग टेक्स्ट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और जो टाइटल है वो है व्हेन एनिमल्स टर्न ऑन ह्यूमन बीइंग्स. टर्न ऑन का मतलब है कि जब आपको कोई धोखा दे दे, यानी कि आप जिससे कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको पता भी नहीं है, लेकिन एकदम से वो चीज हो जाए. तो इस टाइटल का मतलब है जब जानवर यानी हमारे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ थी, व्हेन दे टर्न्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, जब उन्होंने इंसानों को क्या दे दिया? धोखा दे दिया. कैसे धोखा दे दिया? कि उन पर अटैक कर दिया. ठीक है, तो आज हम बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, कि जैसे ये जो एनिमल्स हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, इनको अगर जू में ले जाया गया, ठीक है, इनको अगर किसी भी सफारी पार्क में रखा गया, तो इनके जो कीपर हैं यानी जो इनकी देखभाल करते हैं, वहां पे इनको खाना देते हैं, इनको वॉश वगैरह करते हैं, इनकी जगह साफ करते हैं, जो जू कीपर्स होते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो ऑनर्स हैं, समटाइम्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे हैव दीज एनिमल्स एट देयर होम, दे टेम देम. काफी सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो क्या करते हैं, इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जस्ट लाइक मिस्टर येट्स क्या करते हैं, अपने घर पे रख लेते हैं. ठीक है, दोज आर कॉल्ड एनिमल कीपर्स. ऑलराइट, तो उन एनिमल कीपर्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि उन पे जब उनके एनिमल्स ने टर्न ऑन किया, टर्न बैक किया, तो तब क्या हुआ, और जू में जब इन एनिमल्स को रखा गया था तो इन एनिमल्स ने जब अटैक किया अपने कीपर्स पे, तब क्या हुआ था. ऑलराइट, अब आप एक चीज गौर से देखें, यहाँ जो मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की है, ये पिक्चर जो है ये आपकी बुक में एज इट इज ड्रॉ हुई है. आपको नजर आ रही है? वेल डन. आपको लग रहा है आपकी बुक में जो ये पिक्चर है इट हैज अ लॉट ऑफ कलर्स, येलो है, पर्पल है, पिंक है, बट मेरे पास यहाँ पे जो कलर्स, मैंने इसको कलर कोड यहाँ किया है, आप उसको ऐसे देख सकते हैं. ठीक है, अब ये वर्ड्स अगर आपके लिए रीडेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको ये पढ़े नहीं जा रहे, बहुत छोटे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन. ये मैंने अपने पढ़ने के लिए लिखे हैं, आप इसको अपनी बुक से पढ़ सकते हो. ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ती जाऊंगी आप इस सब इंफॉर्मेशन को अपनी बुक से पढ़ते जाएंगे. ये है हमारा आज का टास्क. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट बबल के साथ. हमने यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं. ठीक है, हर ईयर में ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है, हम इसको एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं, जब एनिमल्स ने क्या किया, टर्न ऑन किया ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर. ऑलराइट, यानी इंसानों को या जू कीपर्स को या अपने ऑनर्स को धोखा दे दिया. कैसे? उन पे अटैक करके. सबसे पहले यहाँ 1994 की एक बात लिखी हुई है, एक इंसिडेंट लिखा हुआ है. TV cameraman mauled to death by a tiger when he was helping to move them from one place to the other place. तो ये जब एक्सीडेंट हुआ था या इंसिडेंट हुआ था, when was it? 1994. ईयर बता दिया और जगह बता दिया. नेक्स्ट 1998
5 years old boy mauled to death by a jaguar which had escaped from a zoo in France. दो बातें हमें पता चल गई, एक तो हमें ईयर पता चल गया और उसके अलावा हमें पता चल गया किस प्लेस पे ये काम हुआ था. इन बातों को आपने गौर से देखना है क्योंकि इन्हीं बातों को लेके हम करने वाले हैं अगली एक्टिविटी. ओके 2001 में क्या हुआ था? कीपर किल्ड बाय एन एलिफेंट टू विच ही वाज गिविंग इंजेक्शंस इन द कज़ाक रिपब्लिक. कीपर डाइड इन द जू इन ब्रिटेन. यानी ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये बात हुई थी, ये इंसिडेंट हुआ था कब? 2001 में. नेक्स्ट 1995 अगेन an elephant trampled a keeper to death in a park in Belgium. दो बातें पता चल गई, ईयर पता चल गया, इंसिडेंट पता चल गया और उसकी जगह पता चल गई कि ये कहां पे हुआ था. ओके 2003 performer mauled on stage by his white tiger in Las Vegas, USA. ये जगह को हम क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन, ताकि हमें पता चल जाए. हमें इंसिडेंट की प्लेस पता चल गई, हमें इंसिडेंट का ईयर पता चल गया, इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास. वेल डन. 2000 में टूरिस्ट किल्ड बाय एन एलिफेंट व्हिच ब्रोक लूज इन थाईलैंड. थाईलैंड में ये इंसिडेंट पेश आया और क्या हो गया जी? हमें ईयर पता चल गया और साथ पता चल गई द प्लेस जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था. ओके 1999 गेम कीपर किल्ड बाय लॉयंस इन साउथ वेस्ट अफ्रीका. साउथ वेस्ट अफ्रीका में क्या हो गया था? ये एक इंसिडेंट हुआ था. अब बच्चों एक चीज को आप गौर से देखें, अपनी बुक्स पे भी आपने इसको हाईलाइट किया होगा. जब ये इंसिडेंट्स जैसे जैसे टेक प्लेस कर रहे थे, ये इंसिडेंट जैसे जैसे हो रहे थे, साथ साथ हमें पता चल गया कि किस ईयर में हो रहे थे और किस जगह पे हो रहे थे. ये सब के सब जो इवेंट्स हैं ये कैसे टेक प्लेस किए? दे वर ऑल डन बाय एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. ठीक है, सब वाइल्ड एनिमल्स के साथ हुए थे. दो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए थे शुरू में. किस तरह होगा? या तो जू कीपर के साथ होगा या ऑनर के साथ होगा, जैसे गेम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, सर्कस में. तो इस तरह के जो इंसिडेंट है वो हमें पता चल गए. आज हमने देख लिया कि इन इंसिडेंट्स को हमने पढ़ लिया कहाँ हुए थे और कैसे हुए थे. अब हमने जो अगला काम करना है उसके लिए इसको एक दफा गौर से देख लें ताकि मैं आपको अगली एक्टिविटी की तरफ ले चलूं. ऑल राइट. सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं डेफिनेशंस. जो पार्ट अभी अभी मैंने आपको सिखाया है उसको अभी अपने ज़हन में होल्ड कर लें, क्योंकि अब का जो हम पार्ट करने वाले हैं इसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर जो अभी हमने स्टडी किया है. ऑलराइट, अब देखें डेफिनेशंस यहाँ दो लिखी हुई हैं. अब कुछ बातें आपके ज़हन में आ रही होंगी कि जब मिस्टर दा ने ये लेक्चर स्टार्ट किया था उस लेक्चर के अंदर ये कुछ वर्ड ऐसे बोले थे जो हमें तो समझ नहीं आए, तो इसीलिए हमने डेफिनेशंस के इन पार्ट को बोर्ड पे लिख दिया है. अब हम इन पार्ट्स को बच्चों मिलके सीखेंगे. ठीक है, टू टर्न ऑन समथिंग और समबडी ये एक वर्ब है. यानी कि हमने जब पढ़ा जब व्हेन एनिमल्स टर्न ऑन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि एनिमल्स ने किसी चीज या किसी इंसान के ऊपर टर्न ऑन किया, यानी क्या किया? उसको धोखा दे दिया. तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू अटैक ऑन द ओनर और द कीपर. सिंपल, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ. जब आप अपने कीपर पे या अपने ऑनर पे अटैक कर दें, कौन अटैक करेगा? एनिमल्स करेंगे. ठीक है, तो ये खास वर्ब यूज की जाती है किस लिए? जब एनिमल्स के अटैक को बताया जाए. एग्जाम्पल, द टाइगर टर्न ऑन इट्स कीपर. अब आप एक चीज देखेंगे आपकी बुक में जो टर्न ऑन का वर्ड है ये आपकी बुक में थोड़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है. मैंने आपको बताया था जब वर्ड ऐसे थोड़े स्लांटिंग में लिखे होते हैं उनको कहते हैं इटैलिक्स, और इटैलिक्स एक फोंट यानी फोंट की टाइप होती है. ठीक है, इस तरह से वर्ड्स को लिखा जाता है. अब आपने क्या करना है? इटैलिक्स में लिखने का मतलब ये है कि इस वर्ड के ऊपर टर्न्ड, जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो स्ट्रेस दिया जाता है, यानी जोर से बोला जाता है. कौन सा लफ्ज? टर्न्ड ऑन. ऑन पे जोर नहीं देना, किस पे देना है? फर्स्ट वर्ड पे, व्हिच इज टर्न. द टाइगर टर्न ऑन इट्स कीपर. सारा सेंटेंस मैंने सीधा सीधा बोला, लेकिन टर्न के वर्ब के ऊपर मैंने क्या किया है? यस, मैंने स्ट्रेस दिया है, टर्न ऑन. ओके, सेकेंड वन, टू टर्न समथिंग ऑन. अगर हम कहें कि इफ आई एम टर्निंग ऑन द लाइट्स, अब यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को टर्न ऑन करने की बात हो रही है. ठीक है, कैसे? दिस फ्रेजल वर्ब मीन्स टू स्टार्ट समथिंग बाय टर्निंग अ स्विच ऑन. जैसे ये सिंपल वर्ब हम अपनी डेली लाइफ में भी ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स.
एग्जैक्टली वही वाले टर्न ऑन की बात हो रही है. सो टर्न समथिंग ऑन, जैसे टू टर्न द फैन ऑन, टू टर्न द लाइट्स ऑफ. ठीक है, इस तरह वाला आप ऑन और ऑफ दोनों के साथ लिख सकते हो. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. He turned the lights on. अब यहाँ पे ऑन और ऑफ पे क्या दिया जाएगा? स्ट्रेस दिया जाएगा. टिक लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि स्ट्रेस देना है. अंडरलाइन कर देते हैं टर्न्ड को, क्योंकि ये वर्ब हमने चेंज की है पास्ट पार्टिसिपल लगा के पास्ट वर्ब टेंस में. ठीक हो गया. He turned the light on. तो ऑन पे आपने क्या करना है? स्ट्रेस देना है. ये थी दोनों फ्रेजल वर्ब की एग्जांपल्स और डेफिनेशंस, और मैंने आपको बता दिया कि इनको पढ़ना कैसे है. सबको समझ आ गया? Oh, well done, very nice. अच्छा जी, यहाँ तक की तो हमारी बात हो गई खत्म. अब हमने क्या करना है? अब वापस आ जाओ उन्हीं डेट्स और उन्हीं इंसिडेंट्स के ऊपर जो अभी हमने सीखे हैं. जल्दी से अपनी बुक में से उसी डायग्राम को देखो जो मैंने अभी बताई है, जिसमें सर्कल्स और स्क्वायर्स और बॉक्सेस बने हुए हैं. एग्जैक्टली यही वाली. वेल डन. अब हमने क्या करना है? अरेंजिंग डेट्स इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझाने लगी हूँ, गौर से देखो. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम. टाइम के हिसाब से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना. कौन सी चीज किस टाइम में हुई, कौन सी चीज किस टाइम में हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. जब आप एक स्ट्रिप या एक लिस्ट के अंदर लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 1 2 3 4 5 6 के साथ लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5. इसी तरह जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो हम टाइम वाइज स्टार्ट होते हैं. अब टाइम में डेट भी आ जाती है, टाइम में आवर्स भी आ जाते हैं, इवन टाइम में आप मंथ्स भी लिख सकते हो. ठीक है, मंथ्स और ईयर्स भी आते हैं. अब देखें कैसे. डेरिवेशन, क्रोनोलॉजिकल का वर्ड कहाँ से आया है? डेरिवेशन मतलब अखज कहाँ से किया, बनाया कैसे, ये वर्ड किसने लिखा, हमें तो नहीं पता, अब सीखेंगे. फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रोनोस. क्रोनोस का एक वर्ड है, ये ग्रीक एंशिएंट हिस्ट्री का वर्ड है. उस वर्ड से जिसका मतलब था टाइम, तो इस वर्ड से बनाया गया वर्ड क्रोनोलॉजिकल, इंग्लिश में, ग्रीक से इंग्लिश में आ गया. ठीक है, अब आपको यहां तक की बात समझ आ गई. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसको एक दफा लिख लेते हैं. टाइम में हमने बात की कि हम आवर्स की बात लिख सकते हैं, हम मिनट्स को लिख सकते हैं, हम ईयर्स को लिख सकते हैं, हम इसके अलावा मंथ्स और डेज को लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, जैसे होता है ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. नॉर्मली हम बात जो करते हैं टाइम की, तो टाइम के हिसाब से हमें पता है आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, मंथ्स, डेज एंड नंबर्स. अब ये चीजें आपको समझ आ गई यहाँ तक? वेल डन. अच्छा जी, अब हमें पता चल गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है. अब एक दफा मेरी बात गौर से सुनो. हमने जो इंसिडेंट्स पढ़े थे जिनके आगे हमने देखा था ईयर्स मेंशन थे, वो जो ईयर मेंशन थे ना, उन सालों को, उन ईयर्स को हमने वहां से देखना है, और उसके साथ हमने इंसिडेंट जो हुए थे उनको भी देखना है. आपने एक चीज देखी होगी इस पिक्चर में, जल्दी से देखो कि ये जो ईयर्स दिए गए हैं, क्या ये सब 1 by 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं या बस कभी भी कुछ भी लिखा हुआ है? यस, दे आर नॉट क्रोनोलॉजिकली रिटन. ये ऐसे नहीं लिखे हुए कि पहले ईयर 1993 है, फिर 1994 है, पहले 2000 लिखा है, फिर 1999 लिखा है. तो हमने क्या करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहला साल कौन सा बताया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, हम इसका ऑर्डर देखेंगे, और उस ऑर्डर के साथ हम आगे लिखेंगे उनके प्लेसेस जहां पर ये इंसिडेंट्स कहाँ हुए थे, टेक प्लेस किए थे. ठीक है, तो अब यहाँ तक की एक्टिविटी आपको समझ आ गई है. अब हम जो आगे काम करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा होगा. दीज डेट्स आर रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये जो डेट्स हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई हैं. कैसे? 1914 पहला साल, उसके बाद जो आने वाला साल होगा वो बाद में आएगा कि पहले आएगा? वेरी गुड, बाद में आएगा. सो 1994 के बाद क्या आ गया? 1926. तो यानी 14 के बाद 26 आ गया. जैसे हमने नर्सरी क्लास में किया होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. एग्जैक्टली, ये वही असेंडिंग ऑर्डर है. हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. अगर मैं कहूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. ओके, ऑल राइट. 28 के बाद 30, राइट, 30 के बाद आगे 35. अब हमें ये पता चल गया जो भी गैप्स है हमने उनको नहीं देखना, हमने ये देखना है कि एक के बाद दूसरा जो जंप आ रहा है, हमें उसमें ये समझ आ रहा है कि पहले 1914 आया,
उसके बाद 1926 की बात, फिर 28, यानी आगे आगे को चलते जा रहे हैं। अब एक चीज गौर से देखो कि हमने कहीं पर भी 1948 के बाद 28 नहीं लिखा, उसके बीच में जो आ रहा था पहले वो लिखा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। पहले सारा एक दफा से जब करते हैं हम इस काम को, तो पहले हम सारे ईयर्स को एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर लिखते हैं सबसे पहला और सबसे आखिरी, और बीच वाले सारे जो ईयर्स हैं उनको फिल आउट करते हैं। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? वेल डन। चलो अब हम करने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वो एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो ग्रेड 6, अब आपको पता चल गया कि अब हम करने वाले हैं राइटिंग टास्क, यानी उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का राइटिंग टास्क जो हमने बिल्कुल फर्स्ट बोर्ड में डिस्कस किया था। सबको याद है? वेल डन। तो अच्छा जी, मैं इंस्ट्रक्शंस आपके सामने पढ़ देती हूँ। एक बात मैं आपको बताती चलूं बच्चों, आप इस चीज को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस राइटिंग टास्क के नीचे आपकी बुक में कुछ 5-6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपने उन 5-6 क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। बाकी के जो 5 और 6 क्वेश्चंस हैं उनको आप स्किप कर दें। दोस क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? उनको फिलहाल करना जरूरी नहीं है, हमने इस ऑर्डर को सीखना है, हम ये स्किल सीख रहे हैं आज, तो हम इस पे फोकस करेंगे। ओके, अच्छा, राइट डाउन द टाइटल व्हेन एनिमल्स टर्न ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड अंडरनीथ कॉपी आउट द डेट्स एंड इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दो बातें हैं, हमें पता चल गया हमने क्या करना है, टाइटल लिखना है अपनी नोटबुक में, व्हेन एनिमल्स टर्न ऑन ह्यूमन बीइंग्स। इस टाइटल को आप लिख लें इस क्वेश्चन के नीचे, ठीक है? उसके बाद एंड अंडरनीथ, उसके नीचे, कॉपी आउट द डेट्स एंड इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें उन बॉक्सेस में दी गई थी ना, वो सारी इंफॉर्मेशन अब हमने ईयर वाइज लिखनी है। आप सबसे पहले ईयर्स को देखिए, इंफॉर्मेशन को छोड़ दो। मैंने यहाँ पे उन ईयर्स को ऐसे लिख दिया है जैसे लिखना था। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर, फिर थर्ड एंड फोर्थ। जो मिसिंग नंबर्स है, आपको लग रहा होगा कि 5 के बाद 6 नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। जो ईयर सिर्फ दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं में से हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उठाना है, ठीक है? इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, सबसे पहला जो ईयर था वो हमारे पास कौन सा था? 1994, देन 1995, देन 1997, 1998, 1999, 2000 एंड 2003। चले जी, ऑर्डर में लिख लिया। अब अगला काम होता है यहाँ से शुरू। आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर उसी डायग्राम को देखते हुए यहाँ से ईयर देखें 1994। अब देखो 1994 की इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, जल्दी से देखो। यस, दैट्स इंफॉर्मेशन। इसको आप जल्दी से क्या करो, कॉपी करके इस लाइन में आगे यहाँ लिख दो। अपनी कॉपी पे जल्दी से इस काम को कंप्लीट करो। इसी तरह आपने करने हैं सारे ईयर्स के आगे दी गई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल आउट। तो फिर हमारा हो जाएगा फर्स्ट राइटिंग टास्क बिल्कुल कंप्लीट। अभी आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें, इस काम को कंप्लीट करके मिस रिदा के पास जल्दी से वापस आ जाएं। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे साथ सारे काम कर रहे हैं और ये राइटिंग टास्क भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। दैट्स वेरी नाइस। अब हमने करना है एक लास्ट वोकैबुलरी का पार्ट, ठीक है? ये पार्ट मैं आपको इस लेसन के स्टार्ट में भी समझा चुकी हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे लिखी गई इन एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है? अब वोकैबुलरी का जो ये पार्ट है, इसका मतलब है टू मॉल। हमने ये वर्ड शुरू में पढ़ा था, हर इंसिडेंट के अंदर ये वर्ड यूज किया गया था, दैट एनिमल्स मॉल्ड देयर ऑनर्स और देयर कीपर्स, ठीक है? तो ये जो वर्ब है इसका क्या मतलब है? टू मॉल इज अ स्पेशलिस्ट वर्ब। सबसे पहले तो इस बात को देख लें, स्पेशलिस्ट वर्ब क्या होती है? एक ऐसी वर्ब जो किसी एक काम के लिए ही यूज हो, ठीक है? एक काम और एक ही सब्जेक्ट के साथ यूज हो। जैसा कि अगर मैं कहूं कि टॉकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये सब बातें तो सब ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ या कुछ एनिमल्स के साथ फिक्स हो गई हैं, वो उनके अलावा किसी के साथ यूज नहीं होंगी। जैसा कि मॉल, अगर मैं कहूं दैट अली मॉल्ड सना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब है जो किस लिए यूज होती है, सिर्फ एनिमल्स के लिए, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब क्या है, मतलब जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों? To maul is a specialist verb used for attacks by wild animals on human beings. इस बात ने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना कि क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इस वर्ब का मतलब है कि ये वर्ब सिर्फ तब यूज होगी जब अटैक किया जाएगा
वाइल्ड एनिमल्स की तरफ से ह्यूमन बींग्स के ऊपर। सिर्फ ये वर्ब यही यूज होगी, आप अटैक की वर्ब भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए इसको स्पेशलिस्ट वर्ब कहते हैं। ठीक हो गया? The animal tears the human apart as it tears the animals apart in the wild. जैसे इंसान जो है वो एनिमल्स को हंट करते हैं ना, जब हंट करने के बाद उनको कट करते हैं, स्किन अलग कर लेते हैं, बोन्स अलग, मीट अलग, तो इसी तरह क्या होता है, जब एनिमल्स अटैक करते हैं तो वो भी ऐसा ही होता है। वो जब ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करते हैं, उनको अपने क्लॉज के साथ क्या करते हैं, दे किल देम, ओके। उसके बाद उनकी स्किन अलग हो जाती है, बोन्स अलग एंड एवरीथिंग अपार्ट। सो ये इस बात का मतलब है। देयर इज अनदर वर्ब यूज्ड फॉर व्हेन एलिफेंट्स किल। अब देखें, फिर एक और स्पेशलिस्ट वर्ब आ गई। इस वर्ब का मतलब है कि एनिमल्स यानी एक एलिफेंट जब भी किल करेगा या जब भी हंट करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रैम्पल। वो वर्ब जो यूज होगी वो होगी ट्रैम्पल, और इसका मतलब है कि ये वही स्पेशलिस्ट वर्ब है जो सिर्फ एलिफेंट्स के साथ यूज होगी। कब यूज होगी, जब हम पढ़ेंगे कि एलिफेंट्स ने किल किया। अब आप जल्दी से उन्हीं एग्जांपल्स और उसी पिक्चर की तरफ दोबारा से आ जाओ जहां पर सारे ईयर्स लिखे हैं, जल्दी से देखो। यस, जो एनिमल वाली हमारे पास एग्जांपल्स और इंसिडेंट्स हैं उनके अंदर ट्रैम्पल का वर्ड यूज किया गया ना, बिल्कुल ये वही वर्ड है। तो इसका मतलब है कि जब हमने एलिफेंट्स के हंटिंग की बात करनी है, जब एनिमल्स ने किल किया, तो उस टाइम पे ट्रैम्पल की वर्ब ही यूज होगी। आई होप यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। हम इसको मजीद देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमें ये पता चल गया कि ट्रैम्पल का मतलब क्या है और ये ट्रैम्पल की वर्ब कहाँ यूज होगी। अब इस चीज को देख लें। लुक अप ट्रैम्पल इन योर डिक्शनरी एंड राइट डाउन द डेफिनेशन। आपने अपनी डिक्शनरी के अंदर से क्या करना है, वर्ड ट्रैम्पल की डेफिनेशन देखनी है। अगर आप ये काम अपनी डिक्शनरी से नहीं कर सकते तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप इस वर्ड को गूगल पे जाके टाइप करें, वहां से आप जल्दी से मीनिंग देख लें। सिंपल। ओके, लेट्स राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रैम्पल। To crush or kill with heavy or weight, with any heavy object अगर आप कह लें चले, या बॉडी, with heavy body or weight। ठीक हो गया? अच्छा, why is this verb used to describe what elephants do? इस बात का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ कि यही वर्ब इस एलिफेंट्स के लिए क्यों यूज होती है। क्योंकि हमने कहा कि ये स्पेशलिस्ट वर्ब है, तो ये हमेशा कहाँ लगेगी, एनिमल्स के किलिंग के साथ, स्पेशली एलिफेंट्स के साथ। टू हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन, दीज वर्ड्स विल हेल्प यू। आपने 2 लाइन्स का एक आंसर बनाना है इस बात का। व्हाई इज दिस वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट एलिफेंट्स डू। एलिफेंट्स क्या करते हैं, व्हेन दे किल अ ह्यूमन बीइंग, उस टाइम पे व्हाट दे यूज देयर वेट, अपनी बॉडी का वेट यूज करते हैं, जोर से हिट करते हैं, या जैसे भी अपनी ट्रंक का यूज करके उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, स्ट्रैंगल कर देते हैं। सो हम इसका आंसर कुछ इस तरह लिखते हैं इन वर्ड्स को यूज करके। व्हेन एलिफेंट्स किल दे यूज देयर बॉडी वेट्स to crush human body। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि एनिमल्स जब अपने वेट की वजह से, जो एलिफेंट्स हैं ये अपने वेट की वजह से जब क्रश करते हैं ह्यूमन बॉडी को या स्ट्रैंगल करते हैं, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि दे हैव ट्रैम्पल्ड द ह्यूमन बीइंग्स। यहां तक की बात सबको समझ आ गई? वेल डन स्टूडेंट्स, एज प्रॉमिस्ड हमने आज सारी वोकैबुलरी डिस्कस कर ली है, और इसके साथ साथ हमने आज एक बहुत अच्छी स्किल सीखी जो आपको काम आएगी कहाँ, अपने मैथ्स के लेसन में भी, ठीक है, और इवन अपने सोशल स्टडीज के लेसन में भी। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। जो स्किल आज हमने सीखी है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, और उसके साथ हमने देखे बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आज आपको इस लेसन को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आया। हमने मिलकर कंप्लीट कर लिया लेसन नंबर 11। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर माय साइड। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। हम मिलते हैं अगले लेसन में, जो कि होगा हमारे यूनिट नंबर 6 का फाइनल लेसन। अल्लाह हाफिज।